द मेन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से मेन फिजियोग्राफिक जोन्स हैं, मेन फिजिकल जोन्स हैं। तो जो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ फेयरली वेल डिफाइंड जोग्राफिकल फ्रंटियर्स बट इनॉर्मस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट्स क्लाइमेटिक पैटर्न्स आर सिमिलर टू दोज प्रिवेलिंग इन अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड बट आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड बाय द हिमालयज एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जोग्राफिकल फ्रंटियर्स, उसकी जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हम कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है, लेकिन इनमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है। इसमें जो फ्लोरा और फौना पाया जाता है वो अलग अलग है हर एरिया में जानवर और पेड़ अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। इसका जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, क्लाइमेटिक पैटर्न यानी लंबे समय तक जो मौसम रहता है उस मौसम का जो पैटर्न है वो वैसा ही है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जो उसी लैटिट्यूड पे जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर जो मौसम है वैसा ही मौसम यहाँ का भी है, ठीक है। लेकिन हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट के होने से यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन है, यानी काफ़ी सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्जर्वेबल डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। The Himalayas block the icy northern winds from sweeping across the Indo-Gangetic plain in winter as well as the rain-laden monsoon winds from the southwest in summer. So, the barrier of the Western Ghats similarly lead to rainfall in the western coastal strips. Most of the subcontinent gets its rain from the southwest monsoon except for the northwest and Sri Lanka which rely on winter rains. तो जो Western Ghats का जो barrier है वो आपका क्या कराता है, वो यानी बैरियर क्या है, यानी वो एक तरीके का अपलिफ्टमेंट है, एक एलिवेशन एरिया है, वो एक उठा हुआ एरिया है। तो वो जो उठा हुआ एरिया है वो उसकी वजह से रेनफॉल होते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप में। कोस्टल स्ट्रिप आप समझते हैं, कोस्टल स्ट्रिप यानी समुद्री तट का जो एरिया है वहाँ एक पतली सी स्ट्रिप है, समुद्र है, उसका तट है, फिर घाट है। तो इस स्ट्रिप में रेनफॉल की जिम्मेदारी इस घाट की है, वेस्टर्न घाट की है, ठीक है। और ज़्यादातर जो सब कॉन्टिनेंट है वो रेन को लेकर आते हैं फ्रॉम द साउथ वेस्ट, सॉरी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ ज़्यादातर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट और श्रीलंका को छोड़ के यहाँ विंटर रेन्स होती है, यानी सर्दियों में बारिश वाली कैफियत यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो हिमालयाज़ हैं वो आइसी नॉर्दर्न विंड्स को आने से रोकते हैं, यानी ठंडी ठंडी जो नॉर्थ से आने वाली हवाएं हैं उनको अंदर आने से रोकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में विंटर में। और जो रेन लैडन मानसून विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट से आती हैं इन समर। तो इन दोनों को ही जो हिमालयाज़ हैं वो हमारे रोकते हैं, ठीक। और श्रीलंका और नॉर्थ वेस्ट का तो आपने देख लिया कि वहाँ विंटर रेंज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ द सब कॉन्टिनेंट इज बॉर्डर्ड बाय द हिमालयाज फेयरली यंग फोल्ड माउंटेन्स। द प्रोसेस ऑफ देयर अपलिफ्ट एंड फोल्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन मेकिंग देम जियोलॉजिकली अनस्टेबल। तो नॉर्थ में हम ये जानते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ हिमालयाज हैं, ठीक है, उसकी बॉर्डर पे हिमालयाज हैं जो काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड का मतलब क्या होता है, ये अभी अभी बने हुए हैं, यानी इन्हें बने हुए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये यंग हैं, काफ़ी ज़्यादा नए हैं। जो प्रोसेस है इनके अपलिफ्ट का और फोल्डिंग का, यानी अभी भी ये जो है माउंटेन ये बन रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजिकली अनस्टेबल है, यानी इनमें कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है, जियोलॉजिकली दे आर नॉट स्टेबल। और जो हिमालयाज़ हैं, ठीक है, अगर हम जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये स्टेबल नहीं है, इनमें कभी भी कोई भी अनस्टेबल एक्टिविटी हो सकती है। जो हिमालयाज़ हैं उनको वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है, वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज। हर हिमालय की अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी कुछ खासियतें होती हैं। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का उसमें एरिड माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि जो हमारा इधर इंडस वाला जो एरिया हम कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाला, वो जो एरिया है वहाँ पर क्या आते हैं, एरिड माउंटेन्स आते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आते हैं, बलूचिस्तान आ गया आपका, और कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान के प्रोविंस आ गए, जिसमें जो फर्टाइल leaving aside the fertile river valley, this area is not especially suited for agriculture, but the many routes running along its valley and passes connect the subcontinent with areas lying to its west.
यानी अगर हम इसकी फर्टाइल रिवर वैली को छोड़ दें, उपजाऊ रिवर वैली को छोड़ दें, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा एरिया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जो कि इसकी वैली से होकर गुजरते हैं, पासेस से होकर गुजरते हैं और सब कॉन्टिनेंट को वेस्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एरिया उन एरिया से कनेक्ट करते हैं जो कि वेस्ट में है सब कॉन्टिनेंट के। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है एरिड माउंटेन्स का, लेकिन फिर भी इसके जो वैलीज़ हैं, पासेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Even more arid conditions prevail in the Thar Desert of Rajasthan, where low hill and sand dunes rise over the underlying low rocky plateau. तो प्लेटू आप जानते हैं, इट्स अ टेबल टॉप। सो अगर आप देखें तो ज़्यादा एरिड कंडीशन हमें थार डेजर्ट में राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है जहाँ पे लो हिल्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, है ना, और वो रॉकी प्लेटूज पर निकल जाते हैं, है ना। रॉकी प्लेटूज यानी पथरीले टेबल टॉप्स जो हैं, यानी चपटे होते हैं। प्लेटू और माउंटेन का फ़र्क तो आप जानते होंगे। प्लेटू इज़ जस्ट लाइक फ्लैट ऑन द टॉप एंड अ बिट माउंटेनियस ऑन द एजेस। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस रॉकी प्लेटू के ऊपर भी सैंड ड्यून्स हो जाते हैं, लो हिल्स देखते हैं, छोटी छोटी हिल्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, यानी रेत के, आप कह सकते हैं रेत के ढेर हैं। ढेर इतने छोटे भी नहीं होंगे, है ना। एक वो ज्योग्राफिकल फीचर है, तो आपको उसको उस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा कि वो क्या है ना। बिटवीन द डेजर्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन लाइज द सिंध प्रोविंस ऑफ सदर्न पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सिंध एरिया है वो कहाँ पर है, वो डेजर्ट, थार डेजर्ट और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन के बीच में है। ठीक, पाकिस्तान के सदर्न पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। अब जो इंडस है वो प्रेशियस वाटर प्रोवाइड करती है ना। द इंडस प्रोवाइडिंग प्रेशियस वाटर इन एन एरिया ऑफ वेरी लो रेनफॉल। द नॉर्दर्न कोर्स ऑफ दिस रिवर लाइज इन तिब्बत एंड लद्दाख एंड अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इट फ्लो थ्रू द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तानी पंजाब। टू द ईस्ट ऑफ द इंडस इज द श्रिवल्ड कोर्स ऑफ अ वंस माइटी रिवर द घाघर हाकड़ा। ठीक है, घाघर हाकड़ा रिवर। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि सिंध में जो पानी जा रहा है, जो इंडस है, वो वहाँ पे प्रेशियस वाटर प्रोवाइड कर रही है, कीमती पानी प्रोवाइड कर रही है, जहाँ रेनफॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है सिंध प्रोविंस में। अब जो नॉर्दर्न कोर्स है इस रिवर का वो तिब्बत में है, लद्दाख में है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी पंजाब में फ़्लो करती हैं, यानी पंजाब में बेसिकली ये रिवर फ़्लो कर रही है। तो पंजाब का अर्थ आप जानते ही हैं 5 आबों से मिलकर बना हुआ, यानी 5 रिवर्स यहाँ पर हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब, पंजाब के भी 2 हिस्से हैं, है ना, एक इंडियन पंजाब है, एक पाकिस्तानी पंजाब है। तो इस रिवर का पानी इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में ही फ्लो होता है और इसके फर्टाइल प्लेन्स में जाता है, यानी उपजाऊ ज़मीन में जाता है। अब इंडस के ईस्ट में अगर हम देखें तो एक पतला सा कोर्स है, ठीक है, और ये घाघर हाकड़ा रिवर है, घाघर हाकड़ा रिवर, उसका कोर्स है काफ़ी पतला है, आज की डेट में काफ़ी श्रिवल्ड है, सिकुड़ा हुआ है। लेकिन एक ज़माने में ये रिवर काफ़ी माइटी थी, काफ़ी ताकतवर, काफ़ी बड़ी रिवर थी, लेकिन अब उसका जो माइट है उसमें कमी आ गई है। ठीक, अच्छा, द फर्टाइल नॉर्दर्न अलूवियल प्लेन ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज अनदर मेजर ज्योग्राफिकल जोन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज द द्वाब, लिटरली द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स द गंगा एंड यमुना। द मिडिल पार्ट, देखो ये पूरा ड्रेनेज में मैंने पढ़ाया हुआ है, ड्रेनेज में आपको पूरा मिल जाएगा, जा करके एक बार वीडियो चेक कर लो अगर ये गंगा यमुना ये सब समझ में ना आ रहा हो। इंडस भी है उसमें, गंगा भी है, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो आप देखोगे जो फर्टाइल नॉर्दर्न अलूवियल प्लेन है, उपजाऊ नॉर्दर्न अलूवियल प्लेन है गंगा के, जिसको हम गंगा प्लेन्स बोलते हैं बेसिकली, जहाँ गंगा का जो पानी आता है, गंगा के पानी से वहाँ का सिस्टम चलता है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक बहुत ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यानी बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, बिहार का जो एरिया है जहाँ गंगा बह रही है, ठीक है, और इसके आसपास के जो राज्य हैं जहाँ गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, यमुना, इलाहाबाद आप जानते हैं, गंगा यमुना। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरा एरिया है जो काफ़ी फर्टाइल एरिया है, ये बहुत एक ज्योग्राफिकल जोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए।
और जो वेस्टर्न पार्ट है इस प्लेन का उसको दोआब कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट को दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब वो जगह जो दो रिवर के मिलने से बनी है, गंगा के और यमुना के। अब जो मिडिल पार्ट है प्लेन का वो द मिडिल पार्ट ऑफ द प्लेन corresponds roughly to the state of Bihar and the eastern part of the state of Uttar Pradesh in modern India. The eastern part includes the delta of Ganga and Brahmaputra comprising of modern West Bengal, Assam and Bangladesh. The Vindhyan ranges separate the northern plains from peninsular India, while the Aravalli hills divide the Thar desert from central India. The Malwa plateau with its two major rivers, the Narmada and Tapi, lies between the Aravallis and the central Indian mountains. तो याद देखना ये है कि जो मिडिल पार्ट है प्लेन्स का वो करस्पॉन्ड करता है रफली टू द स्टेट ऑफ बिहार। यानी बिहार का अगर आप देखें और उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट अगर आप देखें, यानी मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाऊं। मान लो ये यूपी है, ये बिहार है, जबकि आप जानते हैं इनका शेप ऐसा नहीं है। ये यूपी है, ये बिहार है। तो यूपी का ईस्टर्न पार्ट यानी ये वाला हिस्सा और बिहार ये वाला जो पूरा हिस्सा हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे गंगा प्लेन। ठीक, क्या कहेंगे? गंगा प्लेन। मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें क्या क्या आता है? उसमें गंगा ब्रह्मपुत्रा से बनने वाले डेल्टा आते हैं। मॉडर्न वेस्ट बंगाल आता है, ब्रह्मपुत्रा से बनने वाले क्या आते हैं? डेल्टा आते हैं। मॉडर्न वेस्ट बंगाल आता है, असम आता है, बांग्लादेश आता है। जो विंध्यान रेंजेस हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स को पेनिनसुलर इंडिया से सेपरेट करती हैं, और जो अरावली हिल्स हैं वो थार डिजर्ट को सेंट्रल इंडिया से डिवाइड करती हैं। जो मालवा प्लेटू है वो उसके दो मेजर रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी, जो कि अरावली और सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स के बीच में लाई करता है। तो पेनिनसुलर इंडिया इज एन ओल्ड एंड रिलेटिवली स्टेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इट्स लैंडस्केप मार्क्ड बाय प्लेट्यूक्स, plains and fertile valleys of rivers such as the Mahanadi, Krishna, Godavari, Pennar and Kaveri. The Deccan Plateau, formed by the lava flows from very ancient volcanoes, constitute the dominant part of the peninsula. It is bordered by the eastern and western Ghats, beyond which are the narrow Coromandel and Malabar Konkan coastal plains. The Nilgiri, Annamalai and Cardamom hills lie in the extreme south of the peninsula, which is separated from the inland of Sri Lanka by a Mannar Strait. ठीक, तो पेनिनसुलर इंडिया एक ओल्ड और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। इसका लैंडस्केप में प्लेटूज़ हैं, प्लेटुक्स हैं, प्लेन्स हैं, फर्टाइल वैलीज़ हैं रिवर्स की, जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और कावेरी की काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल वैलीज़ हैं। डेक्कन प्लेटूज़ हैं जो कि लावा से बने हुए हैं, जो कि काफ़ी पुराने माउंटेन्स, काफ़ी पुराने वॉल्केनोज़ में से जो लावा निकल रहा है उससे डेक्कन प्लेटूज़ बने हुए हैं, जिससे पेनिनसुला का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बना हुआ है। अब इसका जो बॉर्डरिंग है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बियॉन्ड हम देखते हैं कि एक नैरो कोरोमंडल और मालाबार कोंकण कोस्टल प्लेन्स हैं। फिर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स जैसे एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला में हम ये चीज़ देखते हैं, जो कि ये सेपरेटेड है फ्रॉम द आइलैंड ऑफ श्रीलंका बाय द मन्नार स्ट्रेट। जो हमारा मन्नार स्ट्रेट है वो और श्रीलंका, मतलब श्रीलंका जो है वो आइलैंड ऑफ श्रीलंका और पेनिनसुला ये काय से सेपरेटेड है? मन्नार स्ट्रेट से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द वेरियस जोग्राफिकल जोन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हैव नेवर बीन आइसोलेटेड यूनिट्स। From very early times, human interactions took place through routes cutting across mountains, rivers, and regions, dictated by geographical features and human needs. The Himalayas could be crossed at points such as the Bolan, Gomal, and Khyber passes, and a network of overland routes connected the subcontinent to China, Central Asia, West Asia, and Europe. There was also the over 7,500 km long subcontinental coastline, home to numerous fishing and sailing communities from times immemorial, which linked the subcontinent to the larger Indian Ocean world and to areas such as the Southeast Asia and the पर्शियन गल्फ। तो कहना ये है हमें कि जो वेरियस जोग्राफिकल जोन्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, आपने पढ़े 2-3, वो कभी भी आइसोलेटेड यूनिट्स नहीं थे, बल्कि काफ़ी पुराने टाइम से अभी देखते हैं कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो इन्हीं जोग्राफिकल चीज़ों में से रूट्स निकाल के जगहें और रास्ते बना के ह्यूमंस ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। जैसे माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गए, रीजन्स हो गए। तो हमेशा किसी न किसी जोग्राफिकल फीचर ने या तो रास्ता दिया या फिर
इंसानों की ज़रूरतों ने इन सब चीज़ों में से रास्ता दिया। तो जो हिमालयाज़ हैं उनको आप कहाँ कहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, रूट्स हैं। बोलान नाम आपने सुना होगा, गोमाल सुना होगा, खैबर पासेस, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, बोलान, गोमाल और खैबर। और एक नेटवर्क है ओवरलैंड रूट्स का जो कि सब कॉन्टिनेंट को चाइना से कनेक्ट करता है, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, वेस्ट एशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है। तो 7,500 किलोमीटर लंबी सब कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो कि काफ़ी फिशिंग और सेलिंग कम्युनिटीज़ के लिए क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं होम है, रहते हैं वो लोग वहाँ पे और काफ़ी समय से रहते हैं, ठीक है, इस कोस्ट लाइन पर। कोस्ट लाइन की लेंथ है 7,500 ओके किलोमीटर, जो कि सब कॉन्टिनेंट को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है और वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। जैसे कि जो वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया और पर्शियन गल्फ, ठीक। जो द नेचुरल लैंडस्केप हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हैज़ affected and influenced people's thought and action in many ways. The topography, climate, soil, and natural resources of any land influence modes of subsistence, settlement patterns, population density, and trade. Humans have in turn transformed the environment in many ways, situating the human past in its specific environmental context helps us understand the different rhythms and patterns of cultural development and interactions in the various regions. However, as we will see further on, ecology too has a history and the subcontinental environment of today differs in many respects from those of the past. Okay. सो हमारा जो नेचुरल लैंडस्केप है वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है ह्यूमन लाइफ का, और उसने लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के सोचने समझने के तरीके को हमेशा से ही इन्फ्लुएंस किया है, इनके एक्शन को हमेशा इन्फ्लुएंस किया है। जो टोपोग्राफी यानी सॉइल टाइप, क्लाइमेट है और आपका सॉइल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी भी एरिया के, किसी भी लैंड के, वो उसके मोड्स ऑफ सब्सिस्टेंस पे असर डालते हैं, यानी वहाँ के लोग हैं तो वो किस तरीके से अपना सब्सिस्टेंस चलाएंगे उस पर असर डालते हैं, सेटलमेंट पैटर्न्स पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर, ट्रेड पर, है ना, हर चीज़ पर किसी न किसी तरीके से उसका असर पड़ता है। ह्यूमंस के पास क्या है, ह्यूमंस ने अपने इन्वायरमेंट को बहुत सारे तरीक़ों से ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। ह्यूमन पास्ट को अगर आप उसके स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें तो समझना बहुत आसान हो जाता है। अलग अलग रिदम समझ में आने लगते हैं, पैटर्न समझ में आने लगते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट समझ में आने लगते हैं, इंट्रैक्शन समझ में आने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हिस्ट्री का, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं लेकिन चलिए एक ले लेते हैं कि आपने सुना होगा अक्सर कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हें यहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता था, है ना। या फिर चलो इसको नहीं लेते, हम ये देख लेते हैं कि भाई अलेक्जेंडर जो है वो आते हैं इंडिया, है ना, सिकंदर इंडिया आते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो इंडिया से वापस चले जाते हैं। देखिए इसकी बहुत सारी लोक कथाएँ, नेटिव स्टोरीज़ मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो सेंट्स को देख लेते हैं, साधुओं को देख लेते हैं, कुछ लोगों का कुछ और कहना है, कुछ का कुछ कहना है। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है इस पैटर्न को, तो हम ये देखेंगे, हमें समझ में आएगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं अलेक्जेंडर के वापस जाने के। क्योंकि अलेक्जेंडर का जो जज्बा था वो बीच में ऐसे छोड़ के जाने वाला नहीं था, फिर भी वो चले गए, क्यों? तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड दैट, और वो रीज़न आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप किसी चीज़ को उसके एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कितनी ज़्यादा रेदमिक हो जाती है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दो चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, बिल्कुल, कि उस एरिया, जैसे इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडिया में आप पढ़ रहे हैं भाई आगरा में कोई किला है, उसकी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका इन्वायरमेंट और जियोग्राफी समझ लेंगे तो आधा काम तो वहीं हो जाएगा क्लियर, है ना। जैसे आप डेक्कन का पढ़ेंगे तो डेक्कन में आप बहुत सारी चीज़ें हैं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी से जुड़ी हुई हैं, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है ना। और हम ये देखते हैं कि इकोलॉजी भी हिस्ट्री पर असर डालती है, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए, और चीज़ें जो है वो वैरी करती हैं, जो आज है वो कल नहीं थी और जो आज कल होंगी वो आज नहीं है ना।